गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, जिसमें कि हमने सीखा कि अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में जब चेंज हुआ तब पार्टनर्स ने एसेट्स लायबिलिटीज़ को जब वो रिवैल्यू करते हैं तो हमने सीखा था कि उस रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में ही, और इसमें हम न्यू रेशो या फिर सेक्रीफाइसिंग या गेन रेशो को यूज़ नहीं करते। बात ये आती है कि हमने उसको ओल्ड रेशो में क्यों बांटा, बिकॉज हमने कल सीखा था कि ये एसेट लायबिलिटी जो हैं ये पास्ट से रिलेटेड हैं, तो हम इन एसेट लायबिलिटीज से यदि हमें कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ तो वो हम पास्ट के ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसमें पास्ट रेशो कौन सा होता है, ओल्ड रेशो। और मैंने दूसरी बात ये बताई थी कि ऐसी कंडीशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस और रिवैल्यूएशन होगा वो तो बांट दिया, और जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें एसेट्स को और लायबिलिटीज़ को हम रिवाइज्ड वैल्यू पे अपनी रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा कल का टॉपिक था। अब आप समझो कि कई बार फिर से रिकंसिडरेशन हुआ, पार्टनर्स की प्रॉफिट रेशियो में चेंज होता है, बट और फिर से एसेट और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, यानी कि मार्केट वैल्यू जो है वो बदल रही है, बुक वैल्यू से इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन अब की बार पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इनिशियल वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं करेंगे। दैट मीन्स पार्टनर्स ने डिसाइड ये किया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रॉफिट रेशियो में चेंज होने के बाद भी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो हम शो करेंगे अपनी रिवाइज्ड इनिशियल वैल्यूज़ पे। इनिशियल मीन्स जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, एंड दे हैव डिसाइडेड नॉट टू शो द एसेट्स लायबिलिटीज एट द रिवाइज्ड वैल्यूज़। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या क्या हम स्टेप्स लेंगे, और वो हमें आज बेसिकली टॉपिक सीखना है। तो इसमें देखिए आप हेडिंग में ध्यान दो, when revised values of assets and liabilities are not to be recorded, यानी कि हमें चेंज हुआ एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यूज में, बट रिवाइज वैल्यूज को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, इनिशियल वैल्यूज पे ही हमें एसेट्स लायबिलिटीज को दिखाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अपना नेट इफेक्ट ऑन द रिवैल्यूएशन, यानी कि अब की बार हम कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यू करने पे हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, विदाउट ओपनिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम उसमें वी विल चेक आउट द नेट इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन, यानी कि रिवैल्यूएशन का ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या पड़ा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कल जो मैंने आपको सिखाया था रिवैल्यूएशन पे जो भी हमारे फायदे हुए होंगे उनको हम इसमें ऐड कर लेंगे, और जो भी रिवैल्यूएशन पे नुकसान हुए हैं वो हम करेंगे माइनस। देखिए जैसे वहाँ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स फायदा है, ऐड होगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो गई है, ये भी फायदा है, ये भी आप ऐड करेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो भी फायदा है, वो भी हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। और जो नुकसान है, नुकसान क्या होते हैं रिवैल्यूएशन पे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर है तो वो हमें इसमें माइनस करनी है, और हम कैलकुलेट करेंगे अपना नेट इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन। यानी कि अब की बार वी हैव नॉट ओपन द रिवैल्यूएशन अकाउंट बट वी हैव टू प्रिपेयर द नेट इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होगा, फिर से हमें पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करके हमें निकालना है कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। और फिर से जैसे आप लोगों ने सीखा था कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, और एडजस्टमेंट एंट्री आपको हमेशा मालूम ही है क्या होती है, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब की बार ये गेन और सेक्रीफाइस के फिर से जो हम फ्रैक्शंस कैलकुलेट करेंगे वो किसके ऊपर निकालेंगे हम, ऑन द नेट इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन। और यहाँ नोट पे आप ध्यान दो कि assets and liabilities will be recorded at the initial values and not at revised values in the balance sheet।
यानी कि नई बैलेंस शीट में इस कंडीशन में हम एसेट्स लायबिलिटीज़ को उनकी इनिशियल वैल्यूज़ पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उनकी रिवाइज वैल्यूज़ पे। तो ये हम तब अडॉप्ट करते हैं अगर पार्टनर्स हैव डिसाइडेड not to show the revised values in the balance sheet and to show all the assets at the initial values। क्या क्या स्टेप रहा? पहला स्टेप नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकालेंगे, जिसमें हमें रिवैल्यूएशन से जो फायदे हुए थे वो जोड़ देंगे और जो नुकसान हुए थे उनको हम माइनस करेंगे। दूसरा स्टेप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करेंगे और आप कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस और गेन। तो बस तीसरा स्टेप वही एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री पूरे चैप्टर में आप एक ही बात ध्यान रखो, एडजस्टमेंट एंट्री होती यही है कि दैट इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बिकॉज गेनिंग पार्टनर फ्यूचर में उसको गेन होने वाला है तो वो कंपनसेट करता है टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो नॉर्मली इस एंट्रीज में गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। बट हाँ, अगर बाय चांस इन केस किसी वजह से अगर हमारा नेट इफेक्ट नेगेटिव आ जाता है, तो मैंने कल भी बताया था, अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आ जाता है तो आप इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। अब हम ये सीखेंगे कि ओवरऑल इस चैप्टर में हमने क्या क्या किस किस का ट्रीटमेंट सीखा। अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में चेंज हुआ है तो क्या क्या चीज़ का हमें ट्रीटमेंट हमने सीखा, और वो हम थोड़ा सा एज अ समरी हम उस टॉपिक को एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। इस चैप्टर में यानी कि चेंज इन द प्रॉफिट रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में आपने मेनली क्या क्या टॉपिक सीखे थे। नंबर 1 पे हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइस और गेन टू द पार्टनर। इसमें हमने सीखा था कि भाई जब पार्टनर्स की प्रॉफिट रेशियो में चेंज होता है तो उसकी वजह से कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई पार्टनर गेन करेगा। तो वो गेन और सेक्रीफाइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में से उनकी न्यू रेशियो को माइनस करके। पॉजिटिव आया है तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर नेगेटिव आया है तो पार्टनर करता है गेन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो हमने सीखा था। सेकंड था गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर हम गुडविल की बात करें तो हमने एक बात सीखी थी कि गुडविल का केवल एक ही ट्रीटमेंट होता है कि हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है, और उसके बाद हमें तुरंत बनानी है एक एडजस्टमेंट एंट्री जो कि होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और ये गेन और सेक्रीफाइस के जो फ्रैक्शंस है वो हम किसके ऊपर निकालते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म के ऊपर। थर्ड स्टेप था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसमें हमने सीखा था कि इसमें पार्टनर्स के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला है कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड ये किया कि हमें रिजर्व्स को, प्रॉफिट्स के लॉसेस को बांट लेना है अपने ओल्ड रेशियो में ही, बिकॉज वो पास्ट से रिलेटेड थे, तो ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड इट विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो उस कंडीशन में तो हम क्या कर लेते हैं कि इन सब रिजर्व्स को या प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उनको हम न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या था कि पार्टनर्स ने डिसाइड ये किया कि ये रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स हमें फ्यूचर में भी चाहिएंगे, तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो फिर हम इनका निकालते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में हमने क्या सीखा था कि ये सभी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स को हम ऐड करेंगे, और बाय चांस यदि कोई प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है या कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि ये दोनों लॉसेज में आते हैं, तो इनको हम करेंगे माइनस। तो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स को हम ऐड करेंगे, जो उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उनको करेंगे माइनस, तो निकल के आएगा हमारा नेट इफेक्ट, और फिर हम पास करेंगे उसकी एंट्री। फिर से एडजस्टमेंट एंट्री होगी, दैट इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब इसमें एक बात ये भी है कि अगर हमें रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस वगैरह बैलेंस शीट में दिए गए हैं और क्वेश्चन में हमें नहीं बता रखा तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम ऑल्टरनेटिव नंबर 1 लेके चलेंगे और रिजर्व्स को, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। चलिए, थर्ड है हमारा जो लास्ट है, फोर्थ है, वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। इसमें हमने क्या सीखा? अगर पार्टनर्स ने डिसाइड ये किया कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे एंड वी विल शो द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द न्यू बैलेंस शीट, तो उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जिसमें सभी फायदे डाले आते हैं क्रेडिट में, नुकसान डाले आते हैं डेबिट में, और जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उनके ओल्ड रेशियो में, और न्यू बैलेंस शीट में हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को शो करते हैं एट द रिवाइज्ड वैल्यूज। लेकिन ये केवल एक ऑल्टरनेटिव है पार्टनर्स के पास में। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर दे हैव डिसाइडेड टू शो द एसेट्स लायबिलिटीज एट द इनिशियल वैल्यूज, रिवाइज वैल्यूज पर इनको रिकॉर्ड नहीं करना है,
तो उस कंडीशन में जो हमने आज सीखा, क्या करेंगे पार्टनर्स, पहले नेट इफेक्ट बनाएंगे जिसमें रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं उनको जोड़ेंगे, लॉसेस को माइनस करेंगे, वो आएगा नेट इफेक्ट ऑफ ऑन द रिवैल्यूएशन। फिर हम वही सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे पार्टनर का, एंड अगेन वी विल पास द एडजस्टमेंट एंट्री दैट इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और अब अगर हमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि भाई सम एसेट्स लायबिलिटीज हैव टेकन प्लेस, और हमें नहीं दिया गया कि भाई पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं, क्या रिवाइज वैल्यूज पर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं या डिजिटल वैल्यूज पर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन में अगर क्लियर नहीं गिवन है तो आप ऑल्टरनेटिव नंबर फर्स्ट लेके चलेंगे। दैट मीन्स रिजर्व इन प्रॉफिट्स एंड रिवैल्यूएशन को हम कल की तरह से ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स वी विल ओपन द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड उसके प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और नई बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यूज पे रिकॉर्ड करेंगे अगर हमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा। So these were the accounting treatments of the various items. That's the sacrificing gain, that's the goodwill, reserves and accumulated profits, and the revaluation of assets and liabilities. अब आप इसमें एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ कई बार हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई, गुडविल की तो हमेशा हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। अच्छा, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की हम एडजस्टमेंट एंट्री तब करते हैं अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने के लिए क्या रखा। तीसरा, रिवैल्यूएशन की हम एडजस्टमेंट एंट्री कब करते हैं अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हमें इनिशियल वैल्यूज पे ही रिकॉर्ड करना है। तो बात ये आती है कि एडजस्टमेंट एंट्री अगर गुडविल की भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए बाय चांस बैठ रही है कंडीशन, और रिवैल्यूएशन की भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री हमारी बैठ रही है, तो क्या हम 3 बार एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे? एडजस्टमेंट एंट्री के डब्बे में नाम लेता हूँ तो एक एंट्री आती है दैट इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो याद रखो कि अगर 3-4 अमाउंट है जिसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है तो आप उनकी अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनाओगे, बल्कि उन सभी आप आइटम्स को एग्रीगेट कर लेंगे और वो सब कहाँ लेके चले आएंगे हम अपने नेट इफेक्ट में। यानी कि नेट इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, ध्यान से सुनना। नेट इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? गुडविल हमेशा आएगी, अगर क्वेश्चन में गुडविल गिवन है तो वो तो नेट इफेक्ट में आनी ही आनी है, नंबर 1। अब ये मत कहना कि गुडविल को तो पहले हमने कभी नेट इफेक्ट में लिया नहीं, बिकॉज गुडविल हमें ऐसे क्वेश्चंस में अर्लियर जो गिवन थी वो अकेली गुडविल गिवन थी जिसकी हमने बना ली थी सीडी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। इसके लिए हमने उसके लिए कोई अलग से नेट इफेक्ट बनाना नहीं था। बट अब की बार गुडविल के साथ और भी आइटम्स होंगे जिसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, तो उसके लिए पक्का ये होगा कि आपको नेट इफेक्ट में क्या क्या शो करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 गुडविल हमेशा आएगी, नंबर 2 रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को तब हम नेट इफेक्ट में लेके चलेंगे अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने के लिए क्या रखा है, नंबर 3 रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट और लॉसेस है वो भी हम नेट इफेक्ट में तब लेकर के जाएंगे जब हम एसेट्स लायबिलिटीज को इनिशियल वैल्यूज भी रिकॉर्ड करने के लिए कह रखा होगा। फिर क्या करेंगे आप, इन सब का टोटल करके वो आएगा आपका ओवरऑल नेट इफेक्ट, और फिर आप उसकी बनाएंगे अपनी एडजस्टमेंट एंट्री जो कि होगी आपकी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी कि नेट इफेक्ट में हम क्या क्या अमाउंट ले सकते हैं वो मैं आपको एक परफॉर्मेंस से बता रहा हूँ। वो हमारा ओवरऑल नेट इफेक्ट है जिसमें कि वो सारे आइटम्स हमें शो करने हैं जिनके बारे में हमने अलग अलग सीखा है। तो जरा आपको मैं अभी बताता हूँ पूरा परफॉर्मा ऑफ द नेट इफेक्ट। अब आप ये समझो कि इस चैप्टर में हम ओवरऑल नेट इफेक्ट में क्या क्या अमाउंट ऐड कर सकते हैं। पहली बात, नेट इफेक्ट में हर वो अमाउंट ऐड हो सकता है या ऐड किया जाएगा जिसकी हमें बनानी है एडजस्टमेंट एंट्री दैट इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। वो सारे के सारे अमाउंट्स हम नेट इफेक्ट में लेकर के आने वाले हैं। वो अमाउंट कौन से हो सकते हैं और कब होंगे वो यहाँ देखो ध्यान से। ओवरऑल नेट इफेक्ट, इसमें सबसे पहले नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन हम तब इसमें लेके चलेंगे अगर एसेट्स लायबिलिटीज को हमें इनिशियल वैल्यूज पे ही रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है, नॉट एट द रिवाइज वैल्यूज। तो हम उन एसेट्स लायबिलिटीज का जो नेट इफेक्ट है वो हम कहाँ शो करेंगे, अपने इस नेट इफेक्ट में। नंबर 2 गुडविल, अगर हमें क्वेश्चन में गुडविल गिवन है तो वो तो हमें हमेशा ही लेनी है, यानी कि गुडविल तो ऑलवेज टू बी टेकन एट द नेट इफेक्ट। कौन सी वाली गुडविल? वैल्यूड वाली गुडविल।
वो तो हमें हमेशा ही इसमें लेनी होगी, बिकॉज गुडविल के तो मैंने आपको बता दी है, एक ही ऑप्शन होता है, एक गारंटी होती है, वो होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। तीसरा, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस को हम तब लेके चलेंगे अगर इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। सिमिलरली अब हम माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट बैलेंस को कब माइनस करेंगे, अगर ये भी हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने के लिए क्या रखा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स भी हम तभी माइनस करेंगे अगर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं क्या रखा। तो ये सब अमाउंट होंगे जो कि हम ले सकते हैं अपने नेट इफेक्ट में, यानी कि जिस अमाउंट की भी, बस आप ये समझ लो कि जिस अमाउंट की भी हमें बनानी है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करके एडजस्टमेंट एंट्री, उनकी अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री आप नहीं करते हो, बल्कि उन सबका हम ये एग्रीगेट निकालेंगे, और जो एग्रीगेट निकल के आएगा नेट इफेक्ट, ये इसके ऊपर फिर आप इसके बाद क्या स्टेप लेंगे, वही सेम और रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उससे निकालेंगे आप पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और गेन, और फिर आप उसकी लास्ट में क्या एंट्री बनाओगे, केवल एक सिंगल एंट्री बनेगी, दैट इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है। अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो हम उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, दैट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब इसमें जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस बचे, जिसमें कि हमें रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट भी बनानी है, एंड मे बी हमें रिवोल्यूशन अकाउंट भी ओपन करना है, पार्टनर्स के अकाउंट्स भी बनाने हैं, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं लॉकडाउन जब हमारा ओपन हो जाएगा तब, बिकॉज वो बिल्कुल मैं बाकायदा फेस टू फेस जब आप लोगों के सामने बैठूंगा वो क्वेश्चंस हम तब अटैम्प्ट करेंगे, बिकॉज वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, और तभी मैं आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं कि हमने कौन से अमाउंट में हमने ऐसा क्यों किया, जैसे गुडविल को हमने कंपनसेशन के लिए क्यों यूज़ करवाई, या वाई हैव वी पास दिस गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इस तरह की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे, वो सब हम तभी डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे जब हम और आप आमने सामने बैठे हुए होंगे। तो तब तक के लिए अब आप ये वाले क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अपनी कंप्लीट करके रखो, एंड सी यू।